हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक अपन ने अनसोल्ड नंबर 8 तक कर चुके हैं। आपके पास रेगुलर स्टडी अपन प्रोवाइड करा रहे हैं। अब आप देखिएगा अनसोल्ड नंबर 9 स्टार्ट करते हैं अपन। अनसोल्ड नंबर 9 क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। अनसोल्ड नंबर 9 क्या कहता है ये? एक कण एक समतल वक्र में इस प्रकार चलता है कि इसका स्पर्श रेखीय त्वरण अचर रहता है। किस में चल रहा है? समतल वक्र में चल रहा है। किस में चल रहा है? समतल वक्र में चल रहा है और इसका स्पर्श रेखीय त्वरण अचर है तथा इसके स्पर्श रेखीय वेग का परिमाण तथा अविलंबिक त्वरण का अनुपात अचर है। क्या कह रहा है ये? स्पर्श रेखीय त्वरण अचर है। तो पहली बात लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पर्श रेखीय त्वरण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है v से c1। क्या मान लिया मैंने? जो कांस्टेंट है उसे मान लिया मैंने c1। ये नंबर 1 हो गया। और क्या बोला है? स्पर्श रेखीय वेग का परिमाण। स्पर्श रेखीय वेग का मतलब होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन, इनका जो रेशो है वो रेशो दे रखा है, वो अचर है, दैट्स द कांस्टेंट। मैंने मान लिया C2, दैट्स नंबर 2। क्या बोला है? स्पर्श रेखीय त्वरण ये कांस्टेंट है तथा स्पर्श रेखीय वेग तथा अविलंबिक वेग ये भी, इनका रेशो भी कांस्टेंट दे रखा है। अब क्या करना है? एस और साई में रिलेशन निकालना है, मतलब पथ की समीकरण निकालनी है। तो कैसे देखिएगा? बाय 1 स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है? d2sy dt स्क्वायर इज इक्वल टू c1। ठीक है कि नहीं है? अब इसका क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। देख लेंगे क्या जरूरत है, इंटीग्रेट करेंगे क्या करेंगे। ये नंबर 3 एंड बाय 2 से देखिएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, एक ही बात होती है, v है ये। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाई रो होता है, दैट्स विल बी इक्वल टू c2। अब क्या होगा? v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इंप्लाइज रो अपॉन v दैट्स विल बी इक्वल टू c2। रो की वैल्यू कितनी होती है? ds अपॉन डी साई। b की वैल्यू कितनी होती है? ds अपॉन dt दैट्स विल बी इक्वल टू c2। ds से ds गायब हो जाएगा। अगले स्टेप में dt अपॉन डी साई इज इक्वल टू c2। इसका मीनिंग क्या हो गया? dt इज इक्वल टू c2 डी साई। और क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। अगले स्टेप में t बराबर कितना हो गया? c2 साई प्लस c3। ये मेरे पास t की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ साई, दैट्स बी टेकन एज नंबर 4। अच्छा, t का मान आ गया। अब देख, मुझे s और साई में रिलेशन चाहिए। s और t में मुझे यहां से मिल जाएगा बाई 3 इंटीग्रेटिंग 3। 3 को इंटीग्रेट कर दो। तो 3 को इंटीग्रेट करना क्या, मतलब कितना आएगा इधर? ds बाई dt इज इक्वल टू c1 t प्लस नेक्स्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c4। और आगे देखिएगा इसे, इसको एक बार फिर से इंटीग्रेट कर देता हूं। क्वेश्चन आप समझें, उसके बाद देखें क्या निकल के आता है इस क्वेश्चन में।
अगेन इंटीग्रेट, अगेन इंटीग्रेट, अगेन इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो देखो ds इसका इंटीग्रेशन c1t प्लस c4 और इधर कौन आ गया dt इंटीग्रेशन। इसका मीनिंग क्या आ गया s c1 t स्क्वायर बाई 2 प्लस c4 t प्लस एनी कांस्टेंट c5। ये नंबर कितना आ गया 5 आ गया। आपको निकालना है संबंध s और साई में। ये संबंध है s और t में, ये संबंध है t और साई में। तो क्या करना चाहिए, t का मान इसमें रख दो। फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5 s इज इक्वल टू c1 बाई 2, t का मान c2 साई प्लस c3 स्क्वायर, c4 t का मान c2 साई प्लस c3 प्लस c5। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे थोड़ा सा और। डेट इंप्लाइज एस इज इक्वल टू, देखो साई स्क्वायर आएगा इसमें तो c2 स्क्वायर और इधर से ये गुणा तो c1 c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस में साई वाला देखो एक साई इसमें आएगा तो प्लस में c4 c2, एक साई आएगा 2 c2 c3 साई, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा c1 c2 c3, साई कॉमन निकल गया। प्लस आती है कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स में देखो ये c1 बाई 2 और जब ये b का स्क्वायर होगा दैट मीन्स इज c3 स्क्वायर, प्लस में एक कांस्टेंट ये आएगा c4 c3 प्लस c5। अगले स्टेप में देखो इसको एक नया कांस्टेंट दे दो, इसको एक नया कांस्टेंट, इसको एक नया कांस्टेंट। तो अगले स्टेप में देखिएगा क्या निकल के आएगा यहां से। यू सी दैट यू सीन दैट एस इज इक्वल टू कितना आ गया, एक को ए साई स्क्वायर, एक कांस्टेंट बी साई प्लस सी। यही क्या आ गया मेरे पथ का समीकरण, हैंस प्रूव्ड। यही क्या आ गया मेरे पथ का समीकरण, हैंस प्रूव्ड। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनसोल्व्ड नंबर 9। आगे देखिएगा आप भाई, रेगुलर क्वेश्चन है। अब इतना नहीं है, सारे अपन को क्वेश्चन करने, कंसेप्ट अपन पहले ही कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसे। नेक्स्ट देखिएगा अनसोल्व्ड नंबर 10। अनसोल्व्ड नंबर 10, इस क्वेश्चन को आप समझे पहले। एक कण एक समान कोणीय वेग से किसी परवलय की नाभि के चारों ओर चलता है। तो प्रश्नानुसार जो दे रखा है, कोणीय वेग, कोणीय वेग ये अचर दे रखा है, मान लिया ओमेगा कांस्टेंट अचर। क्या होता है कोणीय वेग पता है आपको, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा डैश टेकन एज 1। फिर क्या बोला है, परवलय की नाभि के चारों ओर चलता है। ठीक है, परवलय पैराबोला दे रखा है 21 अनुपात। सिद्ध करो कि अविलंबित त्वरण उस बिंदु पर पथ की वक्रता त्रिज्या के समानुपाती होगा। प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है जो अविलंबित त्वरण है, इंग्लिश में लिख देता हूं ना, नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या लिख देता हूं इसे, नॉर्मल एक्सेलरेशन है, वो प्रोपोर्शनल टू प्रूव करना है। नॉर्मल एक्सेलरेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, रो, इसके प्रोपोर्शनल टू प्रूव करना है। इसका मीनिंग आप ये दिखा दो, वी स्क्वायर बाई रो प्रोपोर्शनल टू रो दिखा दो।
या आप ये दिखा दो वी स्क्वायर बाई रो इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट इनटू रो दिखा दो। बोलो सही एक ही बात है कि नहीं, प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। या आप रो को इधर ले आओ तो बी स्क्वायर बाई रो स्क्वायर, इसका मान आप कांस्टेंट दिखा दो। क्या ये सारी बातें एक ही हैं? चाहे ये दिखा दो, चाहे ये दिखा दो, चाहे ये दिखा दो, चाहे ये दिखा दो। तो मुझे प्रूव तो ये करना है, लेकिन मैं दिखाऊंगा क्या, ये लास्ट वाला वी स्क्वायर एंड रो का स्क्वायर लिखूंगा। अच्छा, दूसरी बात आप देखिए यहां से डी थीटा बाई डी टी का मान कितना है, ओमेगा है। दूसरा बोला है परवल है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप समझें, इस क्वेश्चन को रिमेंबर रखना होगा क्योंकि इसमें परवलय की इक्वेशन देखिएगा। देखो एक बार, हम जानते हैं, हम इंग्लिश में लिख देते हैं ना, इतना तो आप भी पढ़े लिखे हो। वी नो डैट पेडल इक्वेशन, पदिक समीकरण, पेडल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की पदिक समीकरण ये रटनी है भैया। पी स्क्वायर बराबर होता है ए आर, दैट्स नंबर 3, इसे नंबर दे दो 2। पी स्क्वायर बराबर ए आर। अच्छा, पदिक समीकरण आप रिमेंबर रखें, पी और आर में जो इक्वेशन होती है उसे पैडल इक्वेशन बोलते हैं, पदिक समीकरण। और पैराबोला के लिए पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए आर होता है। एंड रो बराबर जानते हो क्या होता है, आर डी आर बाई डी पी होता है, डैश नंबर 4, आर डी आर बाई डी पी होता है ये। तो आपको रो का मान मिल जाएगा। वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी और निकाल लेंगे। तो देखिएगा, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग 3 विद रेस्पेक्ट टू आर, तो कितना हो जाएगा बोलो, 2p का, पी स्क्वायर का 2p, आर के रेस्पेक्ट में dp बाई डी आर, ए एज इट इज, आर का आर के रेस्पेक्ट ऑफ 1। मुझे यहां से चाहिए डी आर बाई डी पी, तो इधर ले जाए, डी आर बाई डी पी का वैल्यू कितने जाएगी, 2p बाई ए। अच्छा, यूजिंग इन 4, यूजिंग इन 4 में यूज कर दो इसका। जैसे ही 4 में यूज किया, देन रो इज इक्वल टू डी आर बाई डी पी का मान रख दो। देखो आर एज इट इज 2p बाई ए, दैट्स नंबर 5। भैया रो आ चुका है, क्या आ गया, रो। अब वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वेलोसिटी के लिए ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा। कैसे यूज करोगे, देखो आप एक बार कैसे यूज करेंगे, देखें आप लोग इसे एक बार, किस तरीके से इस क्वेश्चन में अपन यूज करते हैं इसे। अब आगे देखो आप लोग भाई, अब देखो क्या लिखोगे, वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो भैया, थीटा डॉट इज इक्वल टू वीपी अपॉन आर स्क्वायर। क्या जानते हो, थीटा डॉट इक्वल टू वीपी। क्या था, पढ़ा है कि नहीं कभी, बिल्कुल पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं, थीटा डॉट का मान डी थीटा बाई डी टी होता है, इसका मान ओमेगा दे रखा है सरकार ने, वीपी अपॉन आर स्क्वायर। यहां से वी का मान निकालो, ओमेगा आर स्क्वायर बाई पी, डैश नंबर 6। तो रो के लिए ये प्रोसेस और वी के लिए ये प्रोसेस। अब चाहिए क्या अपन को, उस पर विचार करते हैं। नाउ क्या चाहिए, वी स्क्वायर बाई रो स्क्वायर, वी का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर की पावर 4 पी स्क्वायर, रो स्क्वायर उल्टा करके स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 स्क्वायरिंग करना ना, तो उल्टा में स्क्वायरिंग होगी इसकी, 4 आर स्क्वायर पी स्क्वायर। देखो एक आर स्क्वायर से ये 4 कट गया, आर स्क्वायर हो गया। आगे देखो क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर, पी स्क्वायर का मान ए आर,
फिर पी स्क्वायर का मान ए आर, और इंटू कौन है ये 4 है, काट दो ए आर स्क्वायर कट गया, क्या बच गया ओमेगा स्क्वायर बाई 4, ओमेगा स्क्वायर बाय 4, ओमेगा कांस्टेंट सरकार ने दे रखा है और 4 कांस्टेंट होता है, इसका मतलब दिस क्वांटिटी क्या आ गई कांस्टेंट, और जैसे ही ये कांस्टेंट आई देन वी स्क्वायर बाई रो स्क्वायर इज आल्सो कांस्टेंट, हैंस प्रूव्ड। यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरीके से अपन ने 2 क्वेश्चंस किए, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की खास बात यह है भैया पैडल इक्वेशन यूज करते हैं, दूसरी रो वाले पैडल इक्वेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। इस क्वेश्चन पे चाहो तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस जो अपन ने लास्ट टर्न पर अपन ने अनसोल्ड नंबर 10 तक कर लिए थे। अब अपन स्टार्ट करते हैं अनसोल्ड नंबर 11। देखिएगा आप एक बार इसे कि अनसोल्ड नंबर 11 क्या कहता है। यह कहता है कि एक कण एक बिंदु P अचर वेग से किसी वक्र में चलता है। कोई पार्टिकल है, देखो इस तरीके का कुछ सीन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ओरिजिन, कोई पार्टिकल इस पथ के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है नहीं, इस पथ के अलोंग मूव कर रहा है। किसी समय टी पर वह P आर कोमा थीटा पॉइंट पर है। तो आपको पता है ये लाइन क्या होती है, ध्रुवांतर रेखा, पोलर लाइन होती है, और ये दूरी कितनी होती है r, और ये एंगल कितना होता है थीटा। क्या बोल रहा है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार वेग इज इक्वल टू क्या दे रखा है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, कांस्टेंट। ये नंबर कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा आपको एक बात पता होगा, जब बात आर और थीटा की चल रही है, ओपी की चल रही है, आर और थीटा की चल रही है, तो वेलोसिटी कौन सी यूज करेगी, आर और थीटा वाली। तो मैं इक्वेशन नंबर इसे ना देकर इसे दूंगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट में, अब चूंकि आप मैंने C1 मान लिया, कांस्टेंट से मान लिया, ठीक है नहीं, क्या माना आपने कि भैया वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कौन सी यूज करें, अरीय और अनुप्रस्थ वाली या फिर स्पर्शरेखीय और अभिलंबिक वाली। यहां यूज करेंगे आर थीटा में जो यूज होती थी वो होती थी लास्ट चैप्टर, अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण वाली और वेग वाली। तो यहां होगा अरीय वेग का स्क्वायर, दैट मीन्स dr बाई dt का स्क्वायर, और प्लस में आएगा यहां पर r d थीटा बाई dt का स्क्वायर। ये यहां पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको रिमेंबर रखना है। क्या रखना है कि भैया क्योंकि फॉर्मूला क्वेश्चन आर और थीटा में बात कर रहा है, तो आपको फॉर्मूला आर और थीटा वाले यूज करने हैं, अंडर रूट ऑफ अरीय वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर। अच्छा दूसरी बात क्या बोला है कि जो इसका कोणीय त्वरण है वो ओपी के व्युत्क्रमानुपाती है, तथा एक बात और कही है कि कोणीय वेग, सॉरी नॉट त्वरण, कोणीय वेग कितना होता है डी थीटा बाई डी टी, वो प्रोपोर्शनल टू है 1/OP। इसका मतलब क्या हो गया कि डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ जाएगा K1/R है, दैट्स बी टेकन एज नंबर 2। इस सवाल में खास बात यह है कि फॉर्मूला आर और थीटा में यूज करना है, ये आप रिमेंबर रखें इस क्वेश्चन के अंदर। अब क्या करेंगे, पथ की समीकरण चाहिए, पथ की समीकरण आर और थीटा में संबंध समान कोणिक सर्पिल दिखाना है, तो इसकी वैल्यू इसमें यूज कर दियो, यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1 के अंदर यूज कर लो। देखो जरा क्या कंसेप्ट निकल के आएगा, अंडर रूट ऑफ dr बाई dt का स्क्वायर एज इट इज रहने दो, आर डी थीटा बाई डी टी रख दो, तो K1 बाई आर से आर कट गया, तो कितना आ गया यहां से K1 स्क्वायर, दैट्स विल बी इक्वल टू C1। आगे देखिएगा, मैं इस चित्र को मिटा देता हूं, मेरे कोई काम का नहीं है चित्र ये। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसकी स्क्वायरिंग कर दो और K1 को उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, डेट इंप्लाइज dr बाई dt का होल स्क्वायर इक्वल टू C1 स्क्वायर माइनस K1 स्क्वायर। क्या किया, K1 स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दिया। अगले स्टेप में
डी आर वाई डी टी अंडर रूट काट लिया मैंने C1 स्क्वायर माइनस K1 स्क्वायर, डैश टेकन एज नंबर 3। अब आप एक बार 2 व 3 को देखो, क्या इन दोनों की हेल्प से r और थीटा में रिलेशन निकल आएगा? बड़े प्यार से निकल आएगा। क्या कर दो, एक बार 3 में 2 का भाग दे दो, तो 3 के अंदर डिवाइड मार दो आप 2 का, फिर देखो क्या रिजल्ट निकल रहा है। डी टी गया, ऊपर क्या बचा dr, नीचे क्या बचा डी थीटा बचा, डी आर वाई डी थीटा। इधर देखो अंडर रूट में C1 स्क्वायर माइनस K1 स्क्वायर अपॉन इधर से कौन आ जाएगा K1 और R ऊपर चला जाएगा डैश द R। अब देखो ये कुछ कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को कुछ मान लेता हूं मैं, तो देखो कितना हो जाएगा डी आर बाई आर, डी थीटा इधर पहुंच गया और इस कांस्टेंट को मान लिया m। अगले स्टेप में बच्चा क्या कर सकता है, इसका इंटीग्रेशन, तो यहां से कितना आ जाएगा ये log r m थीटा और ये कितना हो जाएगा log C1। अगले स्टेप में कितना आ जाएगा, देखो log r अपॉन C1 m थीटा, ठीक है कि नहीं है। अब यहां से अब जब r की वैल्यूज आप निकालोगे, C1 की जगह मैं a ले लूं, चलेगा क्या? अब सोच लेना, a ले लूं, एक ही बात है, a ले लिया मेरी सुविधा के लिए, क्योंकि मुझे इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी। आप C1 लो, चलेगा, कोई मना थोड़ा नहीं करेगा आपसे, बट मुझे यहाँ a ले लिया मैंने। यहाँ पर क्यों लिया उसका रिजल्ट भी आपको पता लग जाएगा। अब आप देखिएगा आगे, दैट इम्प्लाइज आर वाई ए इक्वल्स टू ई की पावर m थीटा, दैट्स मीनिंग r इक्वल्स टू a e की पावर m थीटा, दैट्स वी टेकन एज नंबर 4। यही तो आंसर था इसका, हेंस प्रूव। किसकी समीकरण है ये? समान कोणिक सर्पिल की इक्वेशन। यही प्रूव करना था कि जो पथ का समीकरण आता है वो समान कोणिक सर्पिल निकल के आता है, पहला आंसर। फिर क्या पूछा है, इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो ओपी के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या निकालना है? नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन? v स्क्वायर बाई रो। अब देखो v तो कांस्टेंट दे रखा है, वेलोसिटी अचर है, तो क्या निकालना है? ओनली रो। तो इस सवाल में ओनली क्या निकाल लो? रो निकाल लो। लेकिन रो का जो फॉर्मूला होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? आर थीटा में। क्या यूज करेंगे? आर और थीटा में। देन आप क्या लिखोगे? वी नो डैट आप जानते हो जो रो इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है भैया, आर स्क्वायर R1 स्क्वायर की पावर 3/2 R स्क्वायर 2 R1 स्क्वायर माइनस R2, ठीक है कि नहीं? माइनस में R2। ये नंबर कितना हो गया? 6। अब क्या मतलब है, आपको R1 चाहिए और R2 चाहिए। R1 का मीनिंग हेयर जो R1 होता है वो कितना होता है? डी आर वाई डी थीटा। R का डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो A को एज इट इज e की पावर m थीटा का e की पावर m थीटा इंटू m थीटा का m। तो अगले स्टेप में R1 मतलब डी आर बाई डी थीटा का मान कितना हो गया? m को तो ऐसे ही लिखा रहने दो और इसका फिर से मान रख दो। कितना मान है इसका? r। तो कितना हो गया ये? m r डैश विद टेकन एज नंबर 7। तो R1 का मान कितना आ गया? m r। आगे और देखिएगा आप इसे, आगे देखिएगा आप इसे। अगेन डिफरेंशिएट, तो एंड R2 की वैल्यू आपको पता कितनी होती है? d2 आर वाई डी थीटा स्क्वायर डी वाई डी थीटा, और दिस इज डी आर वाई डी थीटा। डी आर वाई डी थीटा का मान कितना है? एम आर है। तो अगले स्टेप में m बाहर, डी आर वाई डी थीटा, दिस इज द m, और डी आर वाई डी थीटा का मान कितना है? एम आर मतलब R1 एम आर। सो फाइनल रिजल्ट कितना आ रहा है? एम स्क्वायर आर। किसकी वैल्यू है ये? R2 की। यूजिंग दीज वैल्यू इन 6 के अंदर यूज कर लीजिए। तो देखो एक बार, रो इज इक्वल टू
आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर आर स्क्वायर, एम स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2, नीचे आर स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस में 2, R1 स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर आर स्क्वायर, R2, तो R को R2 से गुणा कीजिए, माइनस में एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखो रो इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉमन और रूट कट जाएगा, तो R की पावर Q आ जाएगा, अंदर कितना बच रहा है 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3/2। समझ जाना भाई कैलकुलेशन, आर स्क्वायर कॉमन, रूट कट गया, और 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3 और बाई 2 बच जाएगा। ये देखो आर स्क्वायर कॉमन आ गया इधर से, 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इस आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया। आगे देखिएगा, इधर लिखता हूं ना मैं, ऊपर है ना, यहां पर हो सकता है जगह नहीं हो, मिटाता हूं मैं, इसे ऊपर है ना। सो फाइनल रिजल्ट क्या है यहां से, डेट इंप्लाइज रो इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3/2, तो ऐसे लिख सकता हूं 3/2 को 1 प्लस एम स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, आर बचा रह जाएगा उधर, नीचे कितना आ रहा है 2m स्क्वायर में से एक एम स्क्वायर क्या 1 प्लस एम स्क्वायर, तो 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। फाइनली जो रो की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, आर अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, यूजिंग इन 5, यूजिंग इन 5 मेरे पास ये है, यही यूज कर लूंगा मैं, इसे मिटा देता हूं मैं। जब आपने इस 5 में यूज किया तो क्या होगा, वी स्क्वायर बाई रो का मान रख दो, आर अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, तो देखो वी कांस्टेंट, ये नीचे वाला कांस्टेंट, इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो भैया नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल टू है 1/r 1/OP। यही प्रूव करना था कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है 1/OP के प्रोपोर्शनल टू है। बोलो सही है कि नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपन ने डन कर लिया, और करते हैं अपन आगे क्वेश्चन। मिटा देता हूं मैं इसे, है ना, मिटा देता हूं, ओके।